हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ आयोग तथा समितियाँ। तो हमारे भारत में जो केंद्र राज्य संबंध होता है, तो इनमें जो विवाद होता है, इन विवादों को सुलझाने के लिए हमारे भारत सरकार की ओर से कुछ आयोग और समितियां गठित की गई थी, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कुछ आयोग हैं और परिषद हैं जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित सुझाव देती है। तो चलिए इस पर शुरू करते हैं फ्रेंड, बिना देर किए। तो इसमें पहली परिषद का नाम है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, अब जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 263 में किसका प्रावधान है। तो जो अनुच्छेद 263 है, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है भारत मत में। और इसमें लिखा हुआ है कि हमारे राष्ट्रपति लोकहित को बढ़ावा देने हेतु अपने आदेश के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। तो इसे अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में 1990 में 1990 में जो सरकारी आयोग था, तो इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये सरकारी आयोग कब गठित हुआ था, तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो सरकारी आयोग 1983 में 1983 में गठित हुआ था और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। तो इन्होंने सिफारिश की थी कि हमारे भारत में एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो इन्हीं की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत ये अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत में की गई है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर इसके सदस्य कौन होते हैं, तो इसके सदस्यों में नाम ध्यान रखना है आपको। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं इसमें। इसके बाद फिर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री इसमें सदस्य होते हैं। इसके बाद फिर अगले सदस्य होते हैं इसमें कि संघ शासित जो प्रदेश होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनके प्रशासक भी इस अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद। अब 3 नंबर में पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, तो 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन लिखना है, बस उसमें ये लिखना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था और इसका गठन 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए फिर आगे, तो आगे इसमें देखिए कि इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो इसकी बैठक फ्रेंड वर्ष में 3 बार होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जब इनकी बैठक होती है तो इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी बैठक की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी कारण से प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है तो फिर कौन करेगा, तो इनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, वह इस अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में अध्यक्षता करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसमें गणपूर्ति कितनी होगी, गणपूर्ति का अर्थ क्या होता है, तो गणपूर्ति का अर्थ होता है कि कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम सदस्यों की उपस्थिति। ठीक है, तो इसमें कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तो कम से कम इसमें फ्रेंड 10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तब अंतर्राज्यीय परिषद की कार्यवाही प्रारंभ होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य क्या है। ठीक है, तो वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्र राज्य संबंध होते हैं उससे संबंधित गठित यह परिषद है। तो मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो संबंध होते हैं उनको सुधारने के लिए ही यह परिषद गठित की गई है। ठीक है, तो इसके कार्य देखिए फिर भी, तो पहला कार्य देखिए इसका कि राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और सलाह देना। जब राज्यों के बीच विवाद होता है तो यह परिषद यह जांच करती है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किस कारण से विवाद उत्पन्न हुआ था, आ रहा समझ में, और इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, इससे संबंधित सलाह यह परिषद देती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित
विषयों का अन्वेषण करना और उस पर विचार विमर्श करना। तो यह परिषद क्या काम करती है? तो यह परिषद काम करती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो एक या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हितों से संबंधित जो विषय होते हैं उनकी जांच करती है और उन पर विचार विमर्श करती है यह परिषद। ठीक है, ये दूसरा काम हुआ इसका। और तीसरा काम क्या है? तो तीसरा काम है कि ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना और विशिष्टता, नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना। आ रहा समझ में? तो यह किन कार्यों से संबंधित सिफारिश करती है फ्रेंड? तो नीति निर्माण संबंधित यह सिफारिश करती है और केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में समन्वय बना रहे, इसके लिए यह परिषद सिफारिश करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखिए इसमें अगला है कि 1997 में परिषद ने तय किया था कि केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण की नई प्रणाली लागू की जाए, जिसे वर्ष 2000 में 80वें संविधान संशोधन के तहत इसे मूर्त रूप दिया गया है। हमारी भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में राजस्व का अगर वितरण ठीक तरीके से होगा तो फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विवाद कम होगा, क्योंकि ज़्यादा विवाद किस कारण से होता है? पैसे को लेकर। अब चाहे हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार की बात हो, चाहे अपने घर परिवार की बात हो। ठीक है, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए यह परिषद समय समय पर सुझाव देती रहती है। इसके बाद फिर अगला है केंद्र तथा राज्यों के बीच आपसी विवादों का समाधान करना तथा विभिन्न राज्यों के समान हित के मुद्दों पर उचित कार्य योजना बनाना व उनके प्रति सहमति बनाए रखना। ये इसका काम होता है, किसका? अंतर्राज्यीय परिषद का। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विवाद उत्पन्न होता है उन विवादों को सुलझाना, उनका समाधान करना। ठीक है, दोनों सरकारों को समझाने का काम करती है परिषद। इसके बाद फिर विभिन्न राज्यों के समान हित के मुद्दों पर कार्य योजना तैयार करना। तो सभी राज्यों को जो फायदा होगा, ठीक है, उससे संबंधित योजना तैयार करती है अंतर्राज्यीय परिषद। इसके बाद फिर जो राज्य होते हैं और केंद्र होते हैं इनके प्रति सहमति व्यक्त करती है हमारी अंतर्राज्यीय परिषद। ये इसका कार्य होता है फ्रेंड। ठीक है, तो आपसे यह 3 नंबर में पूछा जाएगा और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 नंबर में पूछेगा तो हमने आपको बताया है कि ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, संविधान का अनुच्छेद लिखना है और गठन कब हुआ था ये आपको लिखना है और किस आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, इतना आपको लिखना है। 5 नंबर में पूछेगा तो आपको इसमें इसका गठन का वर्ष, इसका संवैधानिक प्रावधान, इसकी संरचना और कार्य लिखना है, बस 5 नंबर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। तो हमारे भारत में क्या होता है कि एक नदी एक राज्य से दूसरे राज्य में होकर बहती है, और जब एक नदी एक राज्य से दूसरे राज्य में होकर बहती है तो फिर उस नदी के जल को लेकर विवाद हमारे भारत में राज्यों के बीच होता है। ठीक है, हमारे भारत में अपन देखते हैं कि कभी कभी तो क्या होता है कि कोई ऐसी नदी होती है जो 2, 3, 4, 5, 6 राज्यों तक होकर बहती है, जैसे गंगा नदी है। ठीक है, ऐसे नर्मदा नदी है। तो ये ऐसी नदियां हैं जो 2 से अधिक राज्यों के बीच होकर बहती है। अब 2 से अधिक राज्यों से जब होकर बहती है तो राज्यों के बीच में इस जल को लेकर विवाद होता है। तो इन नदियों का जल को लेकर जो विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए हमारे भारत में कुछ प्राधिकरण गठित किए गए हैं और इससे संबंधित हमारे भारत में संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के 2 खंड हैं। तो 262 का खंड 1 और 262 का खंड 2, इनमें प्रावधान किया गया है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए हैं। मतलब जो राज्यों के बीच में नदी के जल को लेकर विवाद होता है तो इसके विवाद को कैसे सुलझाया जाए, तो इसके संबंध में 2 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें अनुच्छेद 262 का खंड 1, इसमें यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के निर्णय के लिए एक विशेष अधिकरण का गठन
कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अनुच्छेद 262 का खंड 1 के तहत हमारी संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए हमारी संसद एक अधिकरण या एक प्राधिकरण या एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। तो यह अनुच्छेद हमारी संसद को शक्ति प्रदान करता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अनुच्छेद 262 का खंड 2। अब अनुच्छेद 262 का खंड 2, इसमें क्या लिखा है? तो इसमें यह लिखा है कि यदि संसद विधि में यह प्रावधान कर दे, आ रहा समझ में? इस अनुच्छेद 262 के खंड 2 के द्वारा भी हमारी संसद को शक्ति दी गई है कि यदि संसद विधि बनाते समय या विधि जब बनाती है और उसमें यह प्रावधान कर दे, क्या प्रावधान कर दे? कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। आ रहा समझ में? अगर हमारी संसद ने कोई भी विधि बनाई है, कानून बनाया है, अधिनियम बनवाया है और उस अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया कि न्यायालय इस मुद्दे के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं रखेगा या अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही इसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। आ रहा समझ में? ये इस अनुच्छेद में प्रावधान कर दिया गया है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए संसद द्वारा इस संबंध में 1956 में 2 अधिनियम पारित किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के संबंध में इसे अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए हमारी संसद के द्वारा 2 अधिनियम पारित किए गए थे। तो कौन कौन से? तो पहला है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और इसके बाद फिर दूसरा होता है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। ये 2 अधिनियम एक साथ में पारित हमारी भारत सरकार के द्वारा संसद में किया जाता है पास। ठीक है, जब हमारी संसद ने यह पास किया तो उस समय दोनों अधिनियम अस्तित्व में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए फिर आगे पहला अधिनियम नदी बोर्ड अधिनियम 1956, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो ये कौन कौन से प्रावधान करता है यह अधिनियम? तो देखिए इसमें तो ऐसे बोर्ड का गठन केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के निवेदन पर करती है। अगर किसी राज्य के या 2 से अधिक राज्यों के बीच में नदी जल को लेकर कोई विवाद है और उनका विवाद सुलझ नहीं पा रहा है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए अगर राज्य निवेदन करते हैं, ठीक है, हमारी केंद्र सरकार से, तो एक प्राधिकरण या एक अधिकरण का गठन हमारी केंद्र सरकार कर सकती है या ऐसे बोर्ड का गठन हमारी केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है, अब बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या होगा? तो बोर्ड का प्रमुख कार्य होता है कि इन विषयों पर राज्य को सलाह देना है। ठीक है, तो कौन कौन से कार्य करेगा यह बोर्ड? तो पहला कार्य होगा कि अंतर्राज्यीय नदियों से जुड़े जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाएगा। इसके बाद फिर संरक्षण तथा नियंत्रण करने के उपाय किए जाएंगे। यह बोर्ड राज्यों को क्या सुझाव देगा? राज्यों को कौन से सलाह देगा? तो यह बोर्ड राज्यों को सलाह देगा कि जो अंतर्राज्यीय नदियां हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य से होकर बहती है, ठीक है, जैसे नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी महाराष्ट्र और गुजरात इन राज्यों से होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, ऐसे और भी नदियां हमारे भारत की हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर बहती है। अब ये नदियां जब राज्यों से होकर बहती है और इन राज्यों के बीच में जो विवाद होता है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए यह बोर्ड कुछ सलाह देता है। तो कौन सी सलाह देता है? तो यह बोलता है कि नदियों से जुड़े जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए, ठीक से उसका उपयोग किया जाए जल का, और इसके बाद में जल है उसका संरक्षण किया जाए और उसके नियंत्रण करने के उपाय किए जाए। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है कि बाढ़ नियंत्रण तथा जल प्रदूषण को रोकने के उपाय किए जाए। आ रहा समझ में? तो बाढ़ से कैसे निपटें। इसके बाद में जल प्रदूषण की समस्या प्रतिदिन बढ़ रही है और जब जल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है तो इससे सभी को नुकसान हो रहा है। आ रहा समझ में? पीने का जल दूषित होता जा रहा है। अगर यही ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में साफ या स्वच्छ जल लोगों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह बोर्ड सलाह देता है कि जल प्रदूषण को रोके कैसे, इसके आपको उपाय करने होंगे। फिर इसके बाद में अगला है कि जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं।
आ रहा समझ में। तो ये सब सलाह, ये सब सुझाव यह बोर्ड देता है राज्यों को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला अधिनियम है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, ठीक है। अब यह अधिनियम क्या करता है फ्रेंड, तो यह अधिनियम भी देखिए इसमें कौन कौन से काम करता है। तो यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी अंतर्राज्यीय नदी के जल से संबंधित विषयों पर सहमति नहीं बन पा रही है या सहमति नहीं बना पाते हैं, तो विवाद के समाधान के लिए यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह एक अधिकरण या एक प्राधिकरण का गठन कर सके। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। यह अधिनियम हमारी केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि यदि किसी राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी के जल को लेकर कोई विवाद है तो एक प्राधिकरण या कोई एक अधिकरण केंद्र सरकार गठित कर सकती है और यह शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की जाती है इस अधिनियम के तहत। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि अधिकरण द्वारा या प्राधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद संबंधित राज्यों को निर्णय मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आ रहा समझ में, केंद्र सरकार ने जो प्राधिकरण का गठन किया है, जो अधिकरण को गठित किया है, अब यह अधिकरण, यह प्राधिकरण जब कोई निर्णय देगा तो यह जो भी डिसीजन देगा और इसका राजपत्र में प्रकाशन होगा और राजपत्र में प्रकाशन होने के पश्चात इस अधिकरण के द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा और राज्यों को इसके निर्णय को मानना ही पड़ेगा। राज्य इसके निर्णय को मानने से इनकार नहीं कर सकते। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम में किए गए थे जो हमने आपको बताए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला वित्त आयोग। अब वित्त आयोग, इसके भी यहाँ पर हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है केंद्र राज्य संबंध में, क्योंकि जो वित्त आयोग होता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कर का बंटवारा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कर को लेकर या वित्त को लेकर जो विवाद उत्पन्न होता है उस वित्तीय विवाद को सुलझाने के लिए यह समय समय पर वित्त आयोग सुझाव देता है, इसलिए हमें इस आयोग को यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी आयोग और परिषदें हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें आपसे क्वेश्चन 3 नंबर के भी आएंगे और 5 नंबर के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें वित्त आयोग। अब वित्त आयोग यह एक कैसा आयोग है फ्रेंड, तो यह एक संवैधानिक आयोग है या यह संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन संसदीय अधिनियम 1951 के माध्यम से इस आयोग का गठन किया गया था 1951 में। आ रहा समझ में, तो इसको ध्यान रखना। अगर एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1951 में हुआ था और किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो संसदीय अधिनियम 1951 के माध्यम से इसका गठन किया गया था। और यह कैसे संस्था है, यह कैसा आयोग है, तो यह एक वित्त आयोग संवैधानिक संस्था फ्रेंड, याद रखना, ठीक है। इसके बाद फिर इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। इस वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे, तो इस वित्त आयोग का गठन हमारे राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। इसके अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो वित्त आयोग होता है तो इसकी संरचना, तो वित्त आयोग की संरचना में कौन कौन होते हैं, तो वित्त आयोग की संरचना में देखिए पहले तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और बाकी 4 इसमें अन्य सदस्य होते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी संरचना होती है। और इसके बाद में संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि के निर्धारण करने का अधिकार दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संविधान ने यह शक्ति किसे दी है, तो संविधान ने यह शक्ति हमारी संसद को दी है कि जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं इनके लिए कुछ योग्यता का निर्धारण किया जाए, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अध्यक्ष कौन होगा इसमें, तो अध्यक्ष इसमें वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक कार्यों के विषय में पर्याप्त अनुभव होगा, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे महामहिम अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें जो 4 अन्य सदस्य होते हैं तो इन 4 अन्य सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या क्या रखी गई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए देखिए पहली योग्यता, तो पहली योग्यता है कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। मतलब कि इसमें सदस्यों के लिए योग्यता क्या होगी, तो इसमें एक सदस्य ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या इस पद पर बनने के लिए योग्य हो, आ रहा समझ में, या इस पद पर पदस्थ होने के लिए योग्य हो। तो जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का है या न्यायाधीश बनने के योग्य हो, ऐसे व्यक्ति को इस आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। इसी कारण से इस वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक संस्था के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगली योग्यता है इसके लिए, सदस्यों के लिए, कि ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति कैसा होगा, तो एक व्यक्ति इसमें ऐसा होगा जिसे लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, तो ऐसे व्यक्ति को वित्त आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनाया जाता है। इसके बाद फिर अगला है कि तीसरी योग्यता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, मतलब बड़े स्तर पर उसको अनुभव हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस वित्त आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। अगला पॉइंट इसमें आता है योग्यता से संबंधित कि ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। तो ये 4 योग्यता धारण करने वाले व्यक्तियों को वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। और ध्यान रखना फ्रेंड कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, इन सभी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है अगर वित्त आयोग के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे। तो अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है, इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, फुल स्टॉप, बस इतना लिखना है आपको। ठीक है, और गठन वर्ष 1951 लिखना है। ठीक है, तो इतना 3 नंबर में आपको लिखना है। 5 नंबर में अगर पूछ रहा है तो 5 नंबर में फिर आपको 90 तुल्य शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें अगला वित्त आयोग के कार्य क्या हैं। ठीक है, अब वित्त आयोग के कार्य में देखिए तो वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नांकित मामलों पर सिफारिश करता है। ठीक है, तो कौन कौन से सिफारिशें करता है यह वित्त आयोग, तो पहला देखिए इसमें इसका कार्य, पहला यह इसकी सिफारिशें कि संघ और राज्यों के बीच, तो संघ और राज्य मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करना, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो कर होते हैं और उन करों से इन्हें जो आय प्राप्त होती है उन करों का वितरण करना। आ रहा समझ में, वो जो करों से आय प्राप्त होती है उन आय का, उन प्राप्तियों का इन दोनों ही सरकारों के बीच में आवंटन मतलब वितरण करना, ये इसका पहला कार्य होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये बंटवारा करने वाला नहीं होगा कोई आयोग, तो इनके बीच में झगड़ा होगा, इनके बीच में विवाद होगा। सीधी सी बात है कि अगर हमारे परिवार में है ना, हमारे परिवार की बात हम करें, अगर 2 सदस्य हैं, ठीक है, अब 2 सदस्य बंटवारा अपना नहीं कर पा रहे हैं, अब उनके बीच में अगर कोई बंटवारा करने वाला नहीं होगा तो संपत्ति को लेकर उनके बीच में झगड़ा होगा। तो ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद न हो, इसलिए इस वित्त आयोग का गठन हमारे संविधान में किया जाता है। ठीक है, तो संविधान के तहत इस वित्त आयोग के गठन किया गया है, इसीलिए इसका प्रावधान भी किया गया है ताकि आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद न हो। इसके बाद फिर दूसरा कार्य करता है यह कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को विनियमित करने वाले सिद्धांत, मतलब कि जो हमारी भारत सरकार की संचित निधि होती है तो उस भारत की संचित निधि से भी इन राज्य सरकारों को अनुदान की राशि प्रदान की जाए, इसकी सिफारिश यह करता है वित्त आयोग। आ रहा समझ में, तो ये राज्यों को इतने पैसे देने की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि राज्यों के पास इतना पैसा नहीं होता है तो उनकी आपूर्ति वो खुद ही कर ले। ठीक है, उनके पास इतने आय के स्रोत नहीं होते राज्यों के पास, इसलिए उनको अनुदान की राशि देनी पड़ती है, समय समय पर वो सहायता राशि भी केंद्र सरकार को मुहैया करानी पड़ती है इन राज्यों को। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका अगला तीसरा कार्य, तो तीसरा कार्य है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए
राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आप ध्यान रखना फ्रेंड कि जैसे हमारे भारत में स्थानीय सरकारों का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। हमारे भारत में 3 प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं, एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार, ठीक है। अब जो स्थानीय स्वशासन होते हैं या स्थानीय सरकारें होती हैं, इसमें हमारी पंचायतें और नगर पालिकाएँ आती हैं, ठीक है, या नगरीय सरकार इसमें आती है। तो जो ग्रामीण सरकार होती है, नगरीय सरकार होती है, अब इनके पास भी आय के कोई स्रोत है क्या? नहीं है। तो इनको आय कहाँ से मिलेगी? अगर इनके पास पैसा नहीं होगा तो ये विकास का कार्य कैसे करेंगे? तो फिर इनको सहायता राशि प्रदान करने के लिए इनको भी पैसा मिले, इसके लिए राज्य में एक वित्त आयोग के गठन हमारे संविधान में किया गया है। तो जो राज्य का वित्त आयोग होता है, तो यह राज्य का वित्त आयोग हमारे केंद्र के वित्त आयोग को सिफारिश करता है और फिर इस राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश पर इन स्थानीय स्वशासन को, मतलब हमारी नगरीय सरकार को और हमारे ग्रामीण सरकार को राशि प्रदान की जाती है ताकि ये विकासात्मक कार्य को बढ़ावा दे सके, ठीक है। इसके बाद फिर उपर्युक्त कार्यों को वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल कर लिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि राष्ट्रपति द्वारा आयोग को वित्त के हित में दिए गए कोई अन्य विषय, तो हमारे राष्ट्रपति चाहे तो वित्त आयोग को वित्त से संबंधी और भी कोई कार्य इन्हें दे सकते हैं। अब राष्ट्रपति जो भी इन्हें कार्य देंगे ये वित्त आयोग को कार्य करना पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब ये तो कार्य किए इसने, तो वित्त आयोग जब अपनी सिफारिशें देता है तो सिफारिश जो अपनी रिपोर्ट तैयार की इसने, तो सिफारिश ने की और सिफारिश करने के बाद में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और यह रिपोर्ट किसको देगा फिर? तो यह वित्त आयोग हमारे राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। तो जब वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है या सौंपता है तो हमारे राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जब रिपोर्ट संसद के दोनों सदन में अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में रखी जाती है तो हमारे दोनों ही सदन इस पर विचार करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी, ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो अभी तक हमारे भारत में कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? अभी तक हमारे भारत में 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है, ठीक है। तो जो 15वां वित्त आयोग है उसके बारे में हम आपको अभी आगे बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो वित्त आयोग होता है तो इसकी कुछ शक्तियां हैं जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं? जो वित्त आयोग होता है इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, मतलब जो दीवानी न्यायालय होता है तो उससे संबंधित शक्तियां इसे प्राप्त होती हैं। अब ये क्या करता है यह वित्त आयोग? तो यह वित्त आयोग किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है। आ रहा समझ में? हमारे वित्त आयोग को ऐसा लगता है कि मुझे इस विभाग से संबंधित यह दस्तावेज की आवश्यकता है तो यह किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है। इसके बाद में फिर यह किसी भी व्यक्ति को समन भी जारी कर सकता है। समन मतलब बुलावा, ठीक है। तो समन का मतलब होता है बुलावा पत्र और यह किसी भी व्यक्ति को बुलावा पत्र भेजकर बुला सकता है या समन भी जारी कर सकता है। ये इसके पास शक्तियाँ होती है वित्त आयोग के पास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें इसकी भूमिका वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग की भूमिका कैसे होती है फ्रेंड? तो जो वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं या अनुशंसा है या सिफारिशें हैं ये केवल सलाहकारी होती हैं। मतलब क्या हुआ कि जो वित्त आयोग होता है इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं। हमारी केंद्र सरकार की इच्छा है कि इसकी सिफारिश को माने या ना माने, ठीक है। तो हमारी केंद्र सरकार इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ फ्रेंड? अब इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें देखिए कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों को प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा। आ रहा समझ में? मतलब क्या हुआ कि
कि हमारा आयोग जब अनुशंसाएं करेगा, ठीक है, और आयोग के द्वारा जो राज्यों को धन प्राप्त होता है तो उन धन को विधिक अधिकार होगा कि वह लाभकारी कार्यों में लगाए या लाभकारी मामलों में उनका उपयोग कर सके। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग के अनुशंसाओं को लागू करे या ना करे। आ रहा समझ में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह होता है कि हमारी केंद्र सरकार पर यह निर्भर करता है या हमारी केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता राशि के संबंध में इस आयोग ने जो सिफारिशें की है, जो अनुशंसाएं की है, संस्तुति की है, उसे हमारी केंद्र सरकार लागू करे या ना करे, यह हमारी केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। इसके बाद फिर अब देखिए इसमें हमारे भारत में जो 15वां वित्त आयोग होता है, तो 15वां वित्त आयोग हमारे भारत में गठित कब हुआ था और इसमें अध्यक्ष कौन है और सदस्य कौन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इसमें 15वां वित्त आयोग, इसका गठन कब होता है, तो इसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। और यह आयोग किसने गठित किया है, तो हमारे राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है या हमारे राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है। इस आयोग की संरचना किस प्रकार की है, मतलब इसमें अध्यक्ष कौन और सदस्य कौन है, तो इसके नाम याद रखना है आपको, और सचिव कौन है। तो इसकी संरचना में पहले देखते हैं अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष हैं फ्रेंड, याद रखना, NK सिंह। और ये NK सिंह कौन है, तो ये हमारी भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं NK सिंह। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये करंट का क्वेश्चन है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। 15वां वित्त आयोग अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो आपको जो हमने यहाँ पर आपको लिखकर बताया है तो यही आपको परीक्षा में भी लिखना होगा। ठीक है, गठन, इसके बाद में इसकी संरचना, संरचना में अध्यक्ष, सदस्य और सचिव, बस इतना आपको लिखना है। और अनुच्छेद 280 के तहत हमारे राष्ट्रपति के द्वारा इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, बस इतना लिखना है आपको और इनका नाम लिखना है। ठीक है, तो अपने 20-25 शब्द के अंदर ही अंदर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें अध्यक्ष हैं NK सिंह, ये हमारी भारत सरकार के पूर्व सचिव रहे फ्रेंड। इसके बाद फिर जो सदस्य होते हैं, तो सदस्य इसमें एक होता है, यह पूर्णकालिक होता है, और यह पूर्णकालिक सदस्य कौन है वर्तमान में इसमें, शक्तिकांत दास। इसके बाद फिर ऐसे ही जो दूसरा सदस्य होता है, तो दूसरा सदस्य भी इसमें पूर्णकालिक होता है, और यह पूर्णकालिक सदस्य भी दूसरा कौन है, तो डॉक्टर अनूप सिंह। तो इसमें ध्यान रखना, 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो 2 पूर्णकालिक सदस्यों के नाम ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो इसमें 2 अंशकालिक सदस्यों में नाम आता है डॉक्टर अशोक लाहिड़ी का, और फिर दूसरे अंशकालिक सदस्य का नाम है इसमें डॉक्टर रमेश चंद्र। आ रहा समझ में। और एक इसमें सचिव भी है, तो सचिव का नाम क्या है, अरविंद मेहता, ये इसके सचिव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो 15वां वित्त आयोग पूछा जा सकता है 3 नंबर में आपसे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा वित्त आयोग भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए योजना आयोग। ठीक है, अब जो योजना आयोग होता है, तो योजना आयोग की स्थापना कब की जाती है, तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी हमारे भारत में। ठीक है, अब यह किसकी सिफारिश पर या किस बोर्ड की सलाह पर यह गठित किया जाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा 1946 की बात है। तो 1946 में KC नियोगी की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड गठित हुआ था। आ रहा समझ में। तो इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, जो योजना आयोग होता है, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। और कैसे हुई थी, तो जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो 1946 में KC नियोगी की अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश पर इस आयोग की स्थापना की जाती है, यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर यह एक कैसा निकाय था, तो यह गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय था। अब गैर संवैधानिक का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि संविधान में प्रावधान
तो नहीं है, परंतु हमारी सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। ठीक है, संसद के द्वारा भी नहीं। अगर संसद के द्वारा या संसद के अधिनियम के द्वारा किसी आयोग की या किसी बोर्ड की या किसी संगठन की स्थापना की जाती है तो वह विधिक होता है। आ रहा समझ में? लेकिन ये क्या है, तो ये न तो संविधान के द्वारा स्थापित है और न ही हमारे संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित है। तो यह कैसे स्थापित किया गया था, तो यह तो सिर्फ हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा ही इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, इसीलिए तो सरकार ने 2015 में इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर लिया। अगर संविधान में इसका प्रावधान होता, यदि हमारी संसद इसे अधिनियम बनाकर स्थापित करती तो हमारी सरकार इसे ऐसे ही खत्म नहीं कर सकती थी। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो यह एक कैसे संस्था है, तो यह गैर संवैधानिक संस्था है और यह सलाहकारी निकाय था, मतलब सलाह देने का कार्य करता था यह योजना आयोग। ठीक है, इसके बाद फिर यह हमारे भारत में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में योजना बनाने हेतु हमारे भारत में सबसे बड़ी संस्था थी, यह सर्वोच्च अंग था। ठीक है, इसके बाद फिर वर्तमान में हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को गठित कर लिया गया है। तो अब वर्तमान में योजना आयोग नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, जो योजना आयोग होता है तो इस योजना आयोग की संरचना किस प्रकार की होती थी। तो इस योजना आयोग में एक अध्यक्ष होता था। तो अध्यक्ष कौन होता था इसमें, तो अध्यक्ष इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और एक इसमें उपाध्यक्ष बनाया जाता था। तो जिस व्यक्ति को भी इसमें उपाध्यक्ष बनाया जाता था, ठीक है, तो उसको कार्यकारी प्रमुख के रूप में यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया जाता था और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद फिर यह पूर्णकालिक कार्यकारी प्रमुख होता था, मतलब जब तक सरकार रहती थी 5 साल तक, तब तक यह उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। इसके बाद फिर इसमें अंशकालिक सदस्य होते थे कुछ। अब कुछ अंशकालिक सदस्य का मतलब क्या है, तो इसमें कुछ केंद्रीय मंत्री होते थे। अब केंद्रीय मंत्री में कौन, तो केंद्रीय मंत्री में हम देखें तो इसमें वित्त मंत्री होता था। इसके बाद में योजना मंत्री, ये इस आयोग के पदेन सदस्य होते थे। इसके बाद फिर कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते थे। अब पूर्णकालिक सदस्यों में हम देखें तो 4 से 7 इसमें केंद्रीय मंत्री होते थे। आ रहा समझ में? जो वरिष्ठ मंत्री होते थे वे यहाँ पर पूर्णकालिक सदस्य होते थे, जिनकी संख्या 4 से लेकर 7 हुआ करती थी। इसके बाद फिर इसमें एक सचिव होता था। तो ये सचिव कौन था फ्रेंड, सचिव कौन बनता था, तो इसमें जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता था या वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता था वह इस आयोग का सचिव होता था। ठीक है, लेकिन अब यह आयोग अस्तित्व में तो है ही नहीं, इसके स्थान पर अब हमारा नीति आयोग कार्यरत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि योजना आयोग के बारे में लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके कार्य क्या हैं। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं खत्म होने के बाद भी, तो इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो योजना आयोग था तो यह हमारे भारत में सबसे बड़ी केंद्रीकृत संस्था थी। हमारे भारत में संसाधनों का वितरण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो राज्यों के बीच में संसाधनों का वितरण करने में भी यही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था, इसलिए इसको हमको पढ़ना पड़ रहा है केंद्र राज्य संबंध के टॉपिक में। ठीक है, तो इसके कुछ कार्य देखिए फ्रेंड, तो कौन कौन से इसके कार्य हैं। तो पहला कार्य देखिए कि प्रत्येक स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए योजना का निर्धारण करना। आ रहा समझ में? तो पहली बात तो ये कि योजना संबंधी कार्य भी करता था, मतलब योजना बनाने का काम, और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उन योजनाओं को लागू करने का कार्य भी योजना आयोग करता था। इसके बाद फिर दूसरा आता है कि आर्थिक विकास में अवरोधक कारकों की पहचान करना, मतलब हमारे भारत में, हमारे देश में अर्थव्यवस्था के विकास में या हमारे देश में आर्थिक विकास से संबंधित अगर कोई बाधा है तो उनकी पहचान करना कि देश का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, आर्थिक विकास क्यों नहीं हो रहा है, इसकी समस्या क्या है, और अगर कोई समस्या है तो इसका समाधान कैसे होगा, इससे संबंधित पहचान भी यही योजना आयोग करता था। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा अगला पॉइंट है इसमें कि योजना निष्पादन में प्राप्त प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना। ठीक है, ये इसका काम होता था। मतलब जो योजनाएं लागू की जाती थी तो उन योजनाओं का आउटपुट क्या मिलता था गवर्नमेंट को, कि वाकई में लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मूल्यांकन करता था। और अगर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो परिवर्तन करने की सिफारिश भी यह आयोग करता था।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला कार्य क्या है इसका, तो अगला कार्य था कि देश के समस्त पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं जिसमें पूंजी हो या फिर इसके अलावा और कोई भी हमारे भारत में संसाधन उपलब्ध हो, ठीक है, तो पूंजी, मानव संसाधन का आकलन करना और संवर्धन की संभावनाएं तलाशना, मतलब हमारे भारत में जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, उनकी जानकारी प्राप्त करना और कहाँ कहाँ से कौन कौन से पदार्थ हमें प्राप्त होंगे, खनिज संसाधन प्राप्त होंगे, इसके अलावा और भी संसाधन उपलब्ध होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में उन संसाधनों को पहुँचाना, यह कार्य भी हमारा योजना आयोग ही करता था। इसके बाद फिर पूंजी और मानव संसाधन, इन सब का आकलन करना, इनको बढ़ावा कैसे दिया जाए, इनकी संभावनाओं को तलाशना, ये इस योजना आयोग का कार्य होता था। इसके बाद फिर अगला कार्य आता है कि संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए प्रभावी योजना बनाना, मतलब जितने भी हमारे भारत में संसाधन उपलब्ध हैं इनका संतुलित उपयोग किया जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे भारत में कि जिस राज्य में जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है या अनाज का उत्पादन हो रहा है या और कोई पदार्थ है जिसका उत्पादन उस राज्य में हो रहा है, तो उसका उपयोग या उसका उपभोग वही राज्य नहीं करेगा जिस राज्य में उसका उत्पादन हो रहा है, उसका लाभ दूसरे राज्यों को भी मिलना चाहिए। तो यह निर्धारित कौन करता था, यह निर्धारित हमारा योजना आयोग करता था, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में एप्पल का उत्पादन होता है, मतलब सेवफल का उत्पादन होता है, तो क्या दक्षिण भारत में, केरल में, कर्नाटक में, वहाँ पर लोगों को सेवफल नहीं खाने को मिलता है? क्या मिलता है? दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, केरल में यहाँ पर सेवफल की खेती नहीं होती है, वहाँ पर सेवफल का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ के लोग सेवफल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। तो वहाँ से हिमाचल प्रदेश से लेकर इधर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तक सेवफल पहुँचाने का काम कौन करता था? ये हमारा योजना आयोग करता था। मतलब जो संसाधन है उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए, यह कार्य करता था योजना आयोग, ठीक है। तो संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए प्रभावी योजनाएं बनाता था यह योजना आयोग। इसके बाद फिर अगला आता है योजनाओं के लागू करने में वरीयताओं का निर्धारण करना। आ रहा समझ में? तो जब योजनाओं को लागू किया जाता है तो वरीयताओं को इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था, ठीक है। इसके बाद फिर तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, ये इस आयोग का कार्य होता था। अब तकनीकी विकास कैसा? तो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का उपयोग किया जाए हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में। जितना मशीन का उपयोग हर सेक्टर में किया जाएगा उतना ही तेज़ी से विकास होगा। अब वो चाहे कृषि क्षेत्र हो, इसके बाद मेडिकल फील्ड हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो या और कोई सा भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, ठीक है। तो ये सब ऐसे कार्य करता था हमारा योजना आयोग, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ आयोग और परिषदें यहाँ पर समाप्त हो गई है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। इसके बाद में और भी कुछ आयोग और परिषदें बची हैं जिसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा करवाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जय हिंद।